अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और ऑफ कोर्स जिस तरह से हमारे हालात जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लोग आ गए हैं। जमात इस्लामी को सपोर्ट किया JUIFA ने और जमात इस्लामी को सपोर्ट किया PTI ने और साथ साथ ANP के कारकुनान भी शामिल हुए। उसके बाद ज़ाहिर है अवाम के भी कुछ नुमाइंदगान शामिल हुए। पंजाब में काफ़ी हद तक दुकानें बंद रहीं, बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं था। कुछ जगहें खुली थीं, कुछ जगहों को फोर्सफुली खोला गया, लेकिन ओवरऑल इट वाज अच्छी कारकर्दगी रही अगर मुल्क को बंद करने की बात की जाए। और ऑफ कोर्स हमारे जो फाइनेंशियल मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, लेकिन वही कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो IMF का शेड्यूल सामने आया उसमें प्रिलिमिनरी शेड्यूल में हमारा तो नाम है नहीं, हमें फ़ंड देने की कोई बात नहीं हो रही। हमने ये $19.4 बिलियन की फ़ंडिंग लेनी थी, ग्रांट्स को सिक्योर करना था और अब तक हम ये नहीं कर पाए हैं। अभी तक हमने सिर्फ $436.4 मिलियन हमने इकट्ठे किए हैं और ये 85% कम है जो हमारा टारगेट रहा है। ऑफ कोर्स हमने FBR के चेयरमैन को तब्दील होते हुए देखा, प्राइवेटाइजेशन स्लो हो गई है लेकिन हो रही है, सुनने में आ रहा है। लेकिन इस तमाम तर मामलात में कुछ बिल्स सामने आ रहे हैं। एक नूर आलम खान साहब हैं, उनके चार उसमें तजावीज़ हैं। एक आज आपको पता है दानियाल चौधरी साहब ने पर्सनल हैसियत में एक बिल पेश किया है और साथ साथ मौलाना साहब की मुलाकातें और उनकी बातें, मौलाना साहब की मुलाकातों और बातों को फैसल करीम कुंडी साहब इग्नोर नहीं कर पा रहे। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। आज उनका सियासी मसीहा मौलाना फजल रहमान साहब बन गए। आज वही PTI है, उनके दर पे रोज़ाना खड़ी होती है और कहती है कि हमें हमारा सियासी मसीहा बने और हमें इस बहरान से निकालें। और आप देखें यार दूसरे तीसरे दिन जो है वो गालिबन मेरे ख्याल में शायद भी पड़ोस में बैठे होते हैं, वो कॉल करते हैं, मिस कॉल मारते फ़ौरन पहुंच जाते हैं। मिस्ड कॉल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस्ड कॉल पर पहुंचने वाले खुद कहाँ हैं आजकल, वो भी मिसिंग चले गए हैं। पहले शकील खान साहब गायब हुए, फिर शेर अली अरबाब साहब गए, फिर आतिफ खान तक बात पहुंच गई। और अगर आतिफ खान तक बात पहुंच गई है तो फिर जो 8 सितंबर को जो जलसा करना है वो कैसे हो पाएगा? ये ज़ाहिर है हम बार बार बात आ रही है कि कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, कोई ऐसी लेजिस्लेशन ला रहे हैं। अब वो लेजिस्लेशंस जो हैं वो किस तरह की होंगी, सीनियर प्योनी जज बार बार आज़म नज़ीर तारड़ हमें बताते हैं कि वही होंगे, लेकिन क्या कुछ हालात डिफरेंट होने वाले हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। मज़ीद हमें ज्वाइन किया ताहिर खलील सिंधु साहब हैं, सेनेटर हैं नून लीग से। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि आज की तहरीक या आज की जो हमने देखी है कि मुल्क बचाओ और बिजली के बिल वापस करो और टैक्सेस कम करो और ताजिर बरादरी सड़कों पर, और ताजिर दोस्त एक बजट आया था लेकिन वो ताजिर दोस्त से दुश्मनी ज़्यादा हो गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहिएगा कि इनमें इनसे कोई बात की जाएगी या इनकी कोई डिमांड गलत है? सना मुझसे कह रही हैं? जी मैं आपसे कह रही हूँ सर। थैंक यू। मैं आपका चूंकि सुन नहीं सका इंटरव्यू को, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुज़ाकरात उनसे शुरू हो गए हैं अभी। मशीर जो हैं और मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल राना सनाउल्लाह खान साहब, अभी उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए हैं। और जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी दूसरी तरफ से अजमल बलोच साहब, मैं भी उनके TV शो में था, उन्होंने अपनी जो डिमांड्स दी हैं वो अभी उनसे बात होगी सारी। और डेफिनेट हम इसके जो मसले का है कोई ऐसा हल निकालेंगे कि हम हर तरीके से। लेकिन इसमें एक ज़रूर है, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमें टैक्स नेटवर्क में सबको आना ज़रूर पड़ेगा। ये इसका प्रॉब्लम ये है कि लोग बैंकों में पैसे नहीं रखते, अपने घर में अरबों रुपए रखते हैं। बाहर की दुनिया में मैं जाता हूँ, UNO जाता हूँ, UK, अमेरिका, लोग पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसको आसान बनाया जा सके और उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखा जा सके। लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि लोगों को टैक्स देने की आदत नहीं है। अभी इनको टैक्स नेटवर्क में लेके आना पड़ेगा, डेफिनेट लेके आना पड़ेगा। लेकिन हुआ इसके पीछे असल में बहुत बड़ा एक है मसला कि जब शौकत तरीन ने ये जो IMF से मुआहदा तोड़ा और अपने मिनिस्टर को फ़ोन किया, मोहसिन लगारी को और झगड़ा साहब को उधर KP में कि IMF से मुआहदा तोड़ दो, हमारा लीडर पकड़ा गया है। तो फिर मोहसिन लगारी ने कहा, मैं उस वक्त डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाब में, कि क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुल्क के खिलाफ हो। उन्होंने कहा जी छोड़े मुल्क को, ये चूंकि टैक्स है तो हमारा लीडर पकड़ा गया, लिहाजा IMF का मुआहदा कैंसिल करे। उसके बाद फिर हमें ये सबको जो जिन्होंने भी हमने मुआहदा किया, कड़वी गोली जिगली पड़ी, उनकी शरायत पे आना पड़ा और उस वजह से रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। वरना मुल्क जो था ये तो बार बार कहते थे, रोजाना देते थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, ये करेंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि उस चीज़ से हम बच गए। हाँ,
ये कड़ा वक्त जरूर है, लेकिन ये बहुत जल्द खत्म भी होगा और बिल्कुल डेफिनेट लोगों को आसानी भी मिलेगी। जिस तरह पंजाब में मैडम हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कैबिनेट में रहा हूँ, उन्होंने अभी ये जो यूनिट कम किया है 14 रुपये का, उसके बाद उन तमाम लोगों को सोलर पैनल पर लेके जाया जाएगा। इसके अलावा घरों की स्कीम आ रहेगी। तो इस तरीके से बाकी सूबे भी इस तरह से इसकी तकलीद करेंगे क्योंकि वो कर सकते हैं और आप देखेंगे कि डेफिनेट, लेकिन ये कि इट विल टेक टाइम है। ये नहीं कि एक तरफ से मैं गोश्त डालूं और दूसरी तरफ से कीमा निकला है, ऐसे नहीं होगा। वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल जो लोगों का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना है वो आसान ज़रूर हो जाएगा। लेकिन सर, हमारे यहाँ जो टारगेट्स आपने ही दिए थे 19.4 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग ग्रांट्स की सूरत में सिक्योर करने का टारगेट था, अब तक हमने सिर्फ उसका 85% ही इकट्ठा किया है। अब हमें रोल ओवर भी अभी तक उसकी भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। जो प्रिलिमिनरी शेड्यूल आया है IMF का, उसमें भी हमारा नाम शामिल नहीं है। लेकिन मोहम्मद औरंगजेब साहब इज होपफुल। ये क्या, किस वजह से हो रहा है? टैक्स नेट बढ़ नहीं पा रहा, आप लोग टैक्स में सहूलियात नहीं दे पा रहे, और अगेन ये बात होती है कि हरास किया जाता है। जो टैक्स नेट में आ जाता है उनको हरास भी किया जाता है और जिनका स्टेक फिर होता है उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। नहीं सना, ऐसी कोई हैरेसमेंट की बात तो नहीं है। हरास क्यों करना है? हमने तो ये कहा था कि वॉलंटरली लोग आएँ और अपना टैक्स नेटवर्क में शामिल हों, लेकिन बहुत कलील तादाद जो है वो आई। और इसमें मैं समझता हूँ जो लास्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा रिगार्डिंग FBR के बारे में कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत भी हैं, गिले भी हैं और व्हाट्सोएवर आई विल टेक स्ट्रिक्ट एंड क्विकली फौरी तौर पर एक्शन लूँगा। तो उस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि देयर आर सो मैनी प्लेयर्स, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कुछ और अदर प्लेयर्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से। और ये जो महंगाई है आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन अभी हमें कॉमन इशू है। मैं कामरान मुर्जा साहब से भी कहूँगा, बाकी लोगों से भी कहूँगा कि जो कॉमन इशू है, कॉमनैलिटी जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे हम सबको बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। जी ठीक है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया। मैं आपके पास आती हूँ। ये नूर आलम खान साहब का बिल है, इसमें 4 नुकात हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको बता दूँ, एक 184 वाली है, फिर इसमें और भी चीज़ें हैं। ये उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने ये प्रेजेंट किया है परसों, या ये कोई JUIF की पॉलिसी थी? फिर मौलाना साहब ने उनसे मुलाकात के लिए भी उनको बुलाया। क्या कुछ इसमें कुछ उनका पर्सनल मामला है या ये पार्टी की पॉलिसी है? देखिए, वो इसको 2018 से जो है ये इस तरह की ये बिल जो है इससे मिलते जुलते बिल मूव कर रहे हैं और ये उनकी अपनी सोच है और वो मेरा ख्याल है खुद वजाहत करेंगे इस हवाले से। और इस मामले में मजीद मुशावरत भी शायद उनकी जारी है। तो वो आज मीडिया पे आए भी होंगे, शायद उनके 1-2 प्रोग्राम थे, तो किसी प्रोग्राम में शायद उन्होंने वजाहत कर दी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये वजाहत उन्हीं से, वो खुद जो मुनासिब समझते हैं वो खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि मैं कहूँ और उससे कोई गलतफहमी पैदा हो। तो नूर आलम साहब जो है ना वो इसमें, या उनको लाइन पे ले लीजिए, वो खुद आपको बता देंगे। नूर आलम खान साहब लाइन पे अगर आ जाते तो मैं ले लेती, लेकिन कम से कम पार्टी पॉलिसी तो ये नहीं है। ये आप क्लियर कर सकते हैं? नहीं, ये जब वो पार्टी में नहीं थे तो भी उन्होंने पेश किया था, ये बताया उन्होंने। जब वो पार्टी से पहले से जो है ना उनके जहन में एक चीज़ वो है, वो उनकी अपनी एक सोच है, वो अपनी सोच के तहत, और ये शायद उनका हक भी है। और तो पार्टी की अगर कोई पार्टी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि पार्टी के पार्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो 63A में है, 4-5 जगह पे हैं। इससे ज़्यादा पार्टी कहीं वोट पे भी शायद पाबंदी नहीं लगा सकती या कोई और ऐसी चीज़ पे भी पाबंदी नहीं कर सकती। मगर वो जो है ना वो उनकी सोच ये पुरानी है, तो वो उस पर मज़ीद सोच विचार भी कर रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं और ये खुद आपको बता भी देंगे इसमें इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब, उनके मौलाना साहब से मुलाकात हुई, जरदारी साहब तशरीफ लाए, मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए, राइफल भी उनको दिया गया, अब फायरिंग करने के लिए दिया गया या किस दिए? ये बता दीजिएगा कि उस मुलाकात में क्या कोई लेजिस्लेशन पर भी गुफ्तगू हुई थी? कोई उनकी हाँ शामिल है ऐसी कोई लेजिस्लेशन में जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं? उसमें जो जरदारी साहब आए थे उसमें सिर्फ समाजी हवाला था, सियासी बातें यकीनन हुई थी, मगर ऐसा कोई जो ना कोई पैकेज ज़ेरे गौर नहीं आया, कोई अपनी साइड बदलने के मामला जो है ना वो पे बात नहीं हुई, कोई कहीं से नज़दीकियाँ कहीं से दूरियाँ करने की कोई बात नहीं हुई। हाँ, गपशप लगी है, वो अच्छे दोस्त रहे हैं मौलाना साहब के, अब भी शायद अच्छे दोस्त हैं। तोहफा लेके आए, तोहफा देना भी और लेना भी नबी की सुन्नत है।
भले वो गन की हो, उस जमाने में तो गन नहीं हुआ करती थी, तो बहरहाल एक अच्छा तोहफा लाए थे। और मैं बलूचिस्तान के रहने वाले की हैसियत से हम पसंद करते हैं इस तरह की, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग पसंद करते हैं गन्स के हवाले से उनकी अपनी जो ना एक उसकी लाइकिंग है। तो कोई ऐसी बात जिसको लोग समझ रहे हैं, जिसको कुछ जाएंगे उधर से इधर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे रहेंगे, अपोजिशन में बैठे रहेंगे। अच्छा जी, ताहिर साहब ये फरमा दीजिएगा सेनेटर साहब कि ये दानियाल चौधरी साहब आज पर्सनल कैपेसिटी में एक बिल पेश करते हैं कि 28 तादाद हो जानी चाहिए जजेस की, सॉरी 23 तादाद हो जानी चाहिए जजेस की जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तक तो उनकी तादाद 17 है। ये पर्सनल कैपेसिटी का बिल क्या मतलब, क्यों उनको करने की पेश ये क्यों जरूरत पेश आई? क्या पार्टी पोजीशन ये नहीं है? सर मुझसे क्वेश्चन है? जी जी सर, दानियाल चौधरी आप ही के हैं सर। सॉरी, कोई आपका कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल? नहीं, ये हमारा जो मंगल का दिन होता है ना, जो मंगल का दिन होता है, कामरान मुर्जा साहब जानते हैं, हमारे सीनियर हैं, ये प्राइवेट मेंबर बिल के लिए होता है कि अगर कोई मेंबर अपनी तौर पे कोई लेजिस्लेशन लाना चाहता है तो वो ला सकता है। और जो दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर दानियाल का जो बिल है वो बड़ा बेजरर सा बिल है, कोई उसमें ऐसी बात ही नहीं है कि जिस लेवल पे अगर दादा केस करता है और पोते को इंसाफ मिलता है, और इनको पता है कामरान मुर्जा साहब को कि आसिफ सईद खोसा साहब जो चीफ जस्टिस थे, एक फैसला उन्होंने सुनाया कि ये बंदे बरी हो गए हैं 15 साल के बाद, पता लगा उनको 3 साल पहले फांसी हो चुकी हुई है और उस वक्त किसी ने बताया ही नहीं कि इनकी अपील लगी हुई है। इस तरह वर्कलोड बहुत है। फिर इंटरनेशनली आपने देखा, आपने एनवायरनमेंट पे भी बात करनी है, आपने ह्यूमन राइट्स पे भी बात करनी है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, कम से कम लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि एक बड़ा मशहूर मकूल है कि डिले इन द जस्टिस इज डिनायल ऑफ द जस्टिस। तो इसमें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि चीफ जस्टिस में 23 जज अगर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये पास होता है व्हाट्सएवर, मेरा तो अपना जाती तौर पे लीगल परसेप्शन कहता है कि कामरान मुर्जा साहब शायद भी हमारा शायद साथ दे दें। इनको अभी रिसेंटली मौलाना साहब को सदारती बंदूक भी मिली है, तो बाकी तो दूसरे लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ का साथ दें ताकि ये लोगों को इंसाफ जरूर मिले। वरना 80%, 90%, 99% केसेस तो सियासी हैं, कोई भी उधर स्टे लगा, कोई उधर जलसे का हो रहा है, कोई धरने का हो रहा है, कुछ और हो रहा है, और जो आम आदमी कॉमन मैन है बेचारा, उसके मसाइल उधर के उधर ही है, उसके 15-15 साल तक सुनवाई नहीं होती। नीचे एक सिविल जज के पास, कामरान साहब से पूछे हमने, तो मैं तो नीचे से प्रैक्टिस शुरू की है 96 से, कि एक सिविल जज के पास एक दिन में 650-400 केस लगे होते हैं। इतनी बड़ी लिस्ट होती है, अगर वो सिर्फ साइन ही करने लगे तो पूरा दिन 2 दिन गुजर जाते हैं। तो इसको आपको ये जो इंसाफ है अगर मकामी होना चाहिए और इसको फौरी तौर पर इंसाफ देना चाहिए, तो आई होप सो, एज ए लॉयर मैं कह रहा हूँ कि इस बिल को पास करना चाहिए और जजेस की तादाद जो है वो बढ़ानी चाहिए। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कुछ लोग उनको ऐसे ही रिजर्वेशन है सना, किसी किस्म की कोई बात नहीं। मैंने तो जज नहीं बन जाना या किसी और ने नहीं बनना, ये तो कामरान साहब को पता है, ये मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, जो तरीकाकार है, जिस तरीके से जज बनाए जाएंगे वो तो वही तरीकाकार रहेगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या व्हाट्सएवर जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान होते हैं, और किन लोगों को ने जजेस लेना है, किस तरह से उनकी प्रैक्टिस कितनी है, व्हाट्सएवर कितनी जजमेंट्स उनकी रिपोर्टेड है। बाकी इस बिल में कोई ऐसी बात कोई नहीं है। 1 सफ़े का बिल है, सिर्फ 1 सफ़े का उसकी स्टेटमेंट के अलावा, कि सिंपल अमेंडमेंट कि उसमें मतलब अपना उसकी बजाय 17 के बजाय जजेस की तादाद 23 कर दी जाए, चीफ जस्टिस को डाल के 23 हो जाए। अच्छा ठीक है। मैं सर आपसे अगर ये पूछना चाहूँ, कामरान मुर्जा साहब, शायद मैं ही सिनिकल ज्यादा हूँ, और मुझे तो ये लगता है जब भी हम कोई इस तरह की कोई करते हैं लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हमारी जो पॉलिटिकल मोटिवेशन होती हैं वो ज्यादा भारी होती हैं। इसमें आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है 23 मेंबरान से स्पीडी जस्टिस आ जाएगा, तमाम केसेस सही हो जाएंगे, क्या वाकई यही बात है? देखिए, आम हालात होते हैं ना तो ये बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है कि ये चंद महीने पहले तक सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस भी पूरे नहीं थे, फिर उसके बाद जो ना वो अचानक जो ना वो 17 की भी बात पूरी हो गई, फिर उसके बाद 2 और मजीद जजेस भी रख लिए डाक बुनियादों पे। तो ये उससे पहले तो शायद मेरा ख्याल 13 या 14 पे काम चला रहे थे और बड़ा अरसा तक 13 और 14 पे काम चला है। फिर अचानक अब जो ना वो 23 और प्लस ये 25 की बात शुरू हो गई। ये इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अदरवाइज तो मैं शायद इसको अपोज न करता आम हालात में, मगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको पता है कि एक डिवीजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में,
तकरीबन हर फैसले में जो है ना वो आपको एक डिवीजन नजर आती है जहाँ पे पॉलिटिकल फैसले हैं। ये मैं कोई बेदखली की दरख्वास्तों पे नहीं कह रहा, डेक्लेरेटरी सूट्स पे नहीं कह रहा, आम क्रिमिनल केस पे नहीं कह रहा, पॉलिटिकल फैसलों की बात कर रहा हूँ। वहाँ आपको डिवीजन नजर आती है। तो जहाँ पे आपको डिवीजन नजर आती है वहाँ पे आप ये भी अंदाजा करते हैं कि कौन से जजेस जो है ना वो किस तरह के फैसले जो है ना किस तरफ जा रहे हैं उनके। तो वहाँ पे जो है ना जजों की तादाद अचानक इतनी बढ़ा देना, अचानक जो है ना 13-14 से चल के जो है ना 23-24 की बात पे आ जाना। आप देखिए ज़रा वेबसाइट पे जाके देखिए कि कब तक 13 या 14 जजेस थे और कब जो है ना 17 पूरे हुए हैं और कब 2 और जजेस आए। तो फिर अचानक जो है ना ये जो है ना इतनी अकल जो है ना वो आ जाना, तो यकीनन उसमें जो है ना कुछ लगता है कि कुछ मिला हुआ है। उसमें जो है वो आप अपनी मर्जी के जो है ना 5-7 जज और ले आए और वो जो डिवीजन मौजूद है उसमें जो जहाँ पे अकलियत है उसको अक्सरियत में बदली कर देना। तो ये है इसके पीछे असल कहानी। प्राइवेट मेंबर को तो वैसी कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। एहतराम के साथ मेरा वकील भाई है मगर अच्छा सर जी मेरा ख्याल है कि हमारे दूसरे भाई ने बना के दिया है। अच्छा, दानियाल चौधरी साहब आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज्यादा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आजकल बड़े यंग डैशिंग उनके पॉलिटिशियन हैं, जरूर वो ला सकते हैं अपने बिल। लेकिन ये आप सिंधु साहब जवाब देना चाहेंगे, ये बदनीयती का आंसर जो थोड़ा सा पॉइंट आउट किया कामरान मुर्जा साहब ने, आम हालात में बड़ी अच्छी बात होती लेकिन अचानक से इतना ख्याल आ गया आप लोगों को 23-25 क्या? कामरान साहब का बहुत इज्जत और एहतराम है और मैं बसात एहतराम कहता हूं कि कामरान साहब कोई बदनीति, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। देयर इज अ बोनाफाइड इंटेंशन। और प्राइवेट मेंबर बिल एक हर मेंबर का, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि जो अपना नूर आलम है उसने बिल पेश किया तो उसकी ये जाती बनता है, डिस्क्रिशन है उसके पास, तो इसी तरह दानियाल चौधरी के पास भी डिस्क्रिशन है। सर ऐसी तो कोई बात नहीं। और फिर हमने क्या इससे हासिल कर लेना है जी, कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। तो आप तो हमारे बड़े सोबर और सुलझे हुए हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और आपके बाकी ऐसी मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि देयर इज नो एनी अल्टीरियर मोटिव्स, देयर इज अ बोनाफाइड इंटेंशन, नो प्रॉब्लम। ऐसी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा तो जरा ये फरमा दीजिएगा सर, ये एक तरफ मुलाकात हुई जरदारी साहब से, दूसरी तरफ मुलाकातें हो रही हैं और फैसल करीम कुंडी साहब समझते हैं कि कोई आप लोग जद्दी पुश्ती जो बदले हैं वो ले रहे हैं बुला के बार बार उनको, पीटीआई वालों को। तो पीटीआई वालों से कोई 2-3 एमएनए सीट्स के हवाले से कोई बात हो रही है सेनेट में? कतन नहीं, हम इतनी छोटी बात नहीं करेंगे। जब पार्टी टू पार्टी बात हो रही है, ये बात जो है इशू टू इशू है। और कल हम बैठे हैं पीटीआई के साथ, हैदी साहब थे, मैं था, जेयूआई की तरफ से और उनकी तरफ से बैरिस्टर गोहर थे पीटीआई की तरफ से, और उनके साथ शिबली फराज थे, असद कैसर साहब थे, हुसैन साहब थे। तो हम बैठे हैं, बातचीत हुई है। हमने उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिए कि किन मामलात में हम आपके साथ आगे बढ़ सकेंगे और किन मामलात पे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और उसमें कोई ऐसे लेन देन की बात कि हमें हमारे 1-2 सेनेटर बना दीजिए, वोट कर दीजिए उस पर, या वो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक जो है ना वो एक अफवाह की फैक्ट्री चली हुई है कि शायद हमारा कोई गवर्नर आ रहा है वहाँ पे। तो ये सारी बातों की तरदीद करते हैं। ना कोई गवर्नर हमारा आ रहा है, ना कोई सेनेटर पे लेन देन की बात है। अच्छा। ना कोई सेनेट का इलेक्शन होने के लिए कोई आगे जो है ना इमीडिएटली कोई आगे दिन आ रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़ाहिर है क्वेटा से है, बलूचिस्तान के हवाले से आप हम देख रहे हैं कि कितनी बहुत ही बुरी खबरें भी आ रही हैं, हम मैयतें देख रहे हैं शोहदा की, और जिस तरह से लसानी बुनियाद पे भी, और फिर इस ऐसे में एक बैठक लगाना और उसमें मैंगल साहब का कहना कि वो इसमें नहीं बैठेंगे, और आपको लगता है ये कोई वाइज मूव है? क्योंकि क्या ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए, जिस तरह आप लोग साथ बैठ जाते हैं लेकिन फैसले कहीं और होते हैं, इस वजह से नहीं बैठेंगे, या बाकी आपको लगता है मैंगल साहब इज नॉट इंटरेस्टेड? देखिए, मामले को अगर हल करना है तो सारे बैठे कल इस पे, और अगर जो है ना वो खाली जो है ना वो हमारे मुंह पे कालिख मलनी है तो फिर। जी कामरान साहब, मुझे पूछ रही हैं? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा कि अगर मामले को अगर हल करना है तो हम सारे, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा सूबा है, हमको इससे मोहब्बत है, सूबे से भी और मुल्क से भी। हम मुल्क के लिए और सूबे के लिए हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं, मगर अगर सिर्फ जो है ना वो हम हमारे मुंह पे कालिख बननी है तो उसके लिए हम तैयार नहीं हैं।
हमारे हम इस तरह से जो है ना कि फैसले कहीं और हों और हम पे जो है ना वो मुसल्लत कर दिए जाएं, या जो कुछ जहन में है वो हमारे नाम पे लगा के हमको जो है ना कह दिया जाए कि यहाँ पे ये फैसला हुआ था, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जेनुअनली जो ना मामला अगर हल करते हैं तो मैं उसका जो ना वो जो सिरा है, जो धागा खोलना होता है, जहाँ पे गुंजल पड़ जाते हैं, उसका मैं आपको वो बता देता हूँ। आज सबसे पहले आप ऐद कर लीजिए कि आपने मिसिंग पर्सन का मसला हल करना है। कल से जो ना ये सारे गुंजल जो ना वो खुलने शुरू हो जाएंगे। आप आगे बढ़िए, आप उसके लिए जो ना वो रोड मैप तय करिए, मगर इस तरह से बैठ के दूसरों को जो ना वो इस तरह मामलात में और फिर जो ना बैठे उसको कहना कि ये गैर मोहब्बे वतन है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो मारियम बलोच साहिबा से भी बार बार कहा गया कि वो कंडेम करें ये जो मामलात हो रहे हैं, उन्होंने कंडेम किया भी है। उसके बावजूद आपको पता है कि मिसिंग पर्सन वाला आंसर बिल्कुल भी कोई फैक्टर में नहीं लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी है। उन्होंने कहा अब नाराज बलोच भी नहीं है, ये तो टेररिस्ट हैं। तो मामलात फिर, क्योंकि अगर कौमी धारे में वापस लाना है और इनकी सोच को एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो फिर मामले का हल कैसे निकलेगा कामरान मिर्जा साहब? मैं आपको बताऊं कि ये जब हमारी गवर्नमेंट थी, जो वो PDM-1 जिसको आप कहते हैं सारे मिल के, उसमें बारंग जो है ना वो काफ़ी दिनों तक बैठी रही थी, 1.5-2 महीने शायद बैठी रही थी ये रेड जोन में बलूचिस्तान के। और उसके बाद जब मैंने उनको वहाँ से उस धरने से उठाया था, उनके उस दिन तारर साहब को भी बुलवाया था, उस दिन राना सनाउल्लाह साहब को भी बुलवाया था, और भी पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी, कि बहुत सारी कमिटमेंट्स करके आए थे वहाँ। और स्पेशल कमिटमेंट्स जो थी वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से थी। 16 महीने तो शायद हमारी गवर्नमेंट रही थी, और उसके बाद जो ना अब 6-7-8 महीने ये हो गए, दरमियान में केयर टेकर्स भी आए। इनमें से किसी ने ये पेन नहीं ली कि जो वादे वईद हमने किए थे उस धरने में, वहाँ पे वो कोई उसमें से कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर लोगों का इत्मीनान आपसे ख़त्म हो जाता है। कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई मुल्क को तोड़ने नहीं जा रहा, कोई ख़राबी ऐसी नहीं होगी। आप आइए, आप मामलात को तय करिए। जिनके बच्चे उठाए गए हैं, जिनको 15-15 साल हो गए हैं, जिनको 10-10 साल हो गए, जिनको 8-8 साल हो गए, उनको बताइए, उनको वो मामले जो है ना उनकी कैटेगरियां बनाइए। कौन इस दुनिया में मौजूद है, कौन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, किन जो दुनिया में मौजूद है उनमें कौन लोग ग्रे एरिया, लेकिन ये ठीक है, इतना किस तरह से फिर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आईडी कार्ड देख के जिस तरह से मौत के घाट उतारना होता है, ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर जो कमिश्नर जा रहे होते हैं शाहरा पे, इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कोई भी जो है ना, कोई इंसान इसको प्रूव नहीं कर सकता। मैं मजहब की बुनियाद पे, लिसानियत की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे किसी को मामूली सी खराश पहुंचाने का भी जो है ना उसकी मजम्मत करता हूँ। ये तो कत्ल है, जो कि इंतहाई भयानक जो है ना वो मामला है। मगर इस मामले को ज़रा देखिए बहुत सारी चीज़ों के साथ मिला के, और फिर एक और चीज़ के साथ मिला के देखिए आप। ये कत्ल सारे पूरे बलूचिस्तान में 4-5-6 घंटे बिल्कुल रेट नहीं थी, और कोई भी ऐसा जो है ना वो ऐसी पोस्ट नहीं है कि जो इन वाक़यात से 10 से 20 किलोमीटर दूर हो। मगर ये पहुंचते 4-4, 5-5 घंटे लग जाना, ये क्या इसका मामला है? कभी इसके ऊपर इस पे भी एक जुडिशियल कमीशन बनवा लीजिए, आपको बहुत से मामले समझ आ जाएंगे। सर जैसे बहुत सारी और कमीशन के हमें रिजल्ट्स पता हैं जैसे हमें पता ही ना चल जाए। ताहिर साहब मुझे जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये बलूचिस्तान बना लीजिए, ठीक है, बलूचिस्तान का जो मामला है इसको एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि सब स्टेक होल्डर साथ बैठे, और उसमें कॉम्परेंस जमातें भी हैं, उनमें इस तरह के मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन भी हैं। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ लेपा पोती के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि इसको भी बुला लो और उसको भी बुला लो, लेकिन फैसले कुछ और हो जाएंगे? बिकॉज अब तक जो हम सुन रहे हैं वजारत दाखिला से, जो वजीर दाखिला गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं एक SHO की मार है, और उसके अलावा हमने जो सरफराज बुखरी साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्या वाकई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है? नहीं, मसला तो बहुत बड़ा है, और हम तो इस मामले पे मैं ज़ाती तौर पे संजीदा भी हूँ, रंजीदा भी हूँ, और यकीन कीजिए बड़ा दुख भरा। और कल कामरान मिर्ज़ा साहब ने जब स्पीच की, पहली स्पीच इन्हीं की थी सेनेट में, तो मैंने उठ के पहले कहा कि पहले फातिहा खानी कर ले, लेकिन इनका था कि नहीं पहले हम स्पीचेस कर ले, लेकिन नहीं हो खैर, वो तो चलो आम मामूल की कार्रवाई थी।
लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दे आर फंडेड बाय फ्रॉम समवेयर एल्स। ये कामरान मुर्जा साहब को भी पता है। ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप नाराज़ हो गए हैं तो आप जाके पाकिस्तान का झंडा जो है इधर आप दूसरे मुल्क के झंडे लेके आ जाए। नो, नॉट एट ऑल। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकती। मुज़ाकरात उन लोगों से होंगे जो पाकिस्तान को तस्लीम करेगा, पाकिस्तानी झंडे को तस्लीम करेगा। और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और मिस्टीरियस मिस्ट्री है, बड़ी साजिश है, कॉन्स्पायरेसी है कि आपस में सारे पाकिस्तानी हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ठीक है अपनी अपनी ज़ुबान बलोची, पठान, पंजाबी, सिंधी, लेकिन है तो सारे पाकिस्तानी ना। तो ये एक तरीके से एक गलत मैसेज ज़रूर गया है। लेकिन पंजाब भर में भी और सब में भी कल यही एक फैसला हम कर रहे थे, सेनेट में सारे हम बहस कर रहे थे इस पर कि, और बड़ी लंबी देर, काफ़ी देर तक बहस चली इस पर कि ये बहुत ही दर्दनाक और अजियतनाक इशू है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ने गए या कुछ कारोबार कर रहे थे, तो उनका कसूर क्या था। तो इस हवाले से, लेकिन इस साजिश को जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको चूँकि फंडिंग भी है, सारा कुछ है, और ये बड़े हाई लेवल पर के जो ताने बाने मिलते हैं, कुछ चीज़ें हम भी जानते हैं लेकिन शायद बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इसको इकट्ठे हो गए, जिस तरह APS के हवाले से बैठे थे, अब भी इसके हवाले से बैठना पड़ेगा। जो चीज़ डायलॉग के जरिए हो सकती है या मुज़ाकरत के जरिए हल हो सकती है उसको नहीं। और कामरान मुर्जा साहब ने बिल्कुल ये फरमाया था वहाँ पे कि आप हमारे मुंह पे कालख मल रहे हैं जो भी ये कर रहा है। तो ये बलोचिस्तान में हम तो बड़े समझते थे कि ऐसा नहीं, लेकिन अब चूँकि मामला, बल्कि एक सेनेटर साहब ने यह भी कहा, उस वक्त कामरान साहब शायद चले गए थे, कि ये उस वक्त से शुरू हुआ जब नवाब अकबर खान भुट्टी, ही वॉज अ लॉयलिस्ट पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था, जब उसको मारा गया तो उसके बाद से ये ज़्यादा शुरू हुआ। और अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये हल नहीं है, हल यही है कि सारे मिलके और एक कॉमन इश्यूज़ पे, कल जो इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि इस पर बैठना चाहिए, अदरवाइज ये मसला हल नहीं होगा। और आप देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, रिसेंटली आई वाज इन द थर्ड कन्वेंशन इन द जिनेवा, वहाँ पे जिस किस्म के ये सवालात आते हैं, ये सवालात भी आते थे और हमें पता है कि हम किस तरीके से उसके जवाब देते हैं। तो ये बड़ा ही सीरियस कंसर्न है। इस पे सबको अपनी अपनी सियासत को बालाए ताक रखते हुए सबको बैठना पड़ेगा और तमाम फोर्सेस को भी बैठना पड़ेगा कि इसका हल निकाला जा सके, बंदूक का हल। लेकिन नाराज होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अपने ही बहन भाइयों को मारना शुरू कर दें और उनका शनाख्ती कार्ड देख के और उन पर गोली चला दें। ये तो इससे तो ये तो नफरत फैलाने की एक मुहिम है ना। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, नफरत नहीं फैलेगी। लेकिन ये उनके दुखों का मदावा कौन करेगा जिनके घरों से किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का खामन चला गया, उनका दुखों का मदावा कौन करेगा। हमारे एक शहर से लड़का बंदा आदमी था, अपनी बेटी उसकी स्टाफ नर्स है वहाँ पे काम करती, उसको छोड़ने गया हुआ था तुरबत में, और वापसी में उसका शनाख्ती कार्ड देखा और उसको मार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक सानिया हुआ है। ये तो मैसेकार है ना, कत्लेआम किया गया है। इसलिए उन लोगों से तो मैं जाती तौर पे कहता हूँ कोई मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी फोर्सेस जो हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, बलोचिस्तान हमारा सूबा है और हमारे लिए सारे ज़मीनी वसाइल जो है वहाँ से गैस के दूसरे उनके वहाँ से निकलते हैं और पहला राइट भी उनके उन वसाइल पे। तो ये ऐसी कोई महरूमी नहीं है वहाँ पे कोई डेप्रीवेशन के वो इस वजह से कर रहे हैं, वो किसी और के हाथों से खेल रहे हैं, सबको पता है। और लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा और इनको आनी हाथों से निपटना पड़ेगा, वरना ये काम मजीद बढ़ जाएगा। मैं सर आपके पास अब आना चाहूंगी कामरान मुर्जा साहब, क्योंकि मामला जो है वो आप देख रहे हैं हुकूमत के हाथों से कुछ पता नहीं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने मनसूबा साजी में सारी चीज़ें जो है वो अपनी अंत तक मेहनत जो है, हमारी वजारत कानून आजकल काफ़ी मसरूफ़ है नए नए लेजिस्लेशन लाने में। अब इन लेजिस्लेशन में आपको पता है कि इस हवाले से भी बात हो रही है, क्योंकि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस जो थे वो कभी भी मनूवर अराउंड नहीं हो सकते थे, दूसरे जो है सूबाई तो फिर हो सकते थे। अब ये एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पिन डाउन करने का, आपको इसके पीछे भी कोई मतलब कोई नेक नियति नजर आ रही है? देखिए, हम जो कुछ कर रहे हैं लेजिस्लेशन के हवाले से भी काफ़ी अरसा हो गया और बाकी हवालों से भी तारीख तो लिखी जा रही होती है ना। ये गैर महसूस तरीके पे सब लोग इन बातों को नोट कर रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जब हम यहाँ इन ऐवानों में नहीं होंगे या इस दुनिया में नहीं होंगे तो उस वक्त ये सारी बातें हमारे नामों के साथ जो है ना वो अटैच रहेंगी। हमने अच्छा किरदार अदा किया तो भी, और अगर बुरा किरदार अदा किया तो भी। तो हम इस वक्त इस हवाले से, पार्लिमानी तारीख के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से जो कुछ उसके साथ हो रहा है या जो कुछ वहाँ से हो रहा है, मतलब हम एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं मामले से, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से।
तो हम एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद 71 में जो है वो ऐसा दौर आया होगा या उसके आसपास या उससे पहले, और अगेन जो है ना ये एक अजीब सा दौर है जो इसमें हम इस तरह की हरकतें और ये सारा कुछ, तो इसको अगर हम होश के नाखून ले लें तो अच्छी बात है। ये शायद हमारे पास आखिरी मौका है और इसके बाद शायद मजीद मौका नहीं मिलेगा। तो इन मामलात को सुलझा लें असूलों की बुनियाद पे, दस्तूर की बुनियाद पे। हमारे जो मुल्क में रहने वाले बासी हैं इनके दरमियान ये ऐसा माहिदा है कि अगर ये कहीं पे जो वायलेट होता है तो फिर इसके बाद दोबारा नहीं बन पाएगा। तो होश के नाखून ले लें तो अच्छा है, वरना फिर दास्तान नहीं रहेगी हमारी। आपको याद होगा कामरान मिर्जा साहब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने एक अमेंडमेंट लाए थे वो, और आई थिंक अयूब साहब थे, जस्टिस अयूब थे, तो उनको उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। उसके बाद जब ज़ियाउल्लाह की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने उनको अमेंडमेंट ही उड़ा दी। आप फिर ये कोशिश मेरा ख्याल है इस बार भी की गई, लेकिन फायज़ ईसा साहब आई थिंक फर्म है कि वो नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी सीनियर पियोनी जज की बात करते हैं, लेकिन बात नाम के साथ नहीं करते और नोटिफिकेशन इशू नहीं करते। आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, नाम आ जाएगा जब वक्त आना होगा? थोड़ा सा अर्सा पीछे चले जाइए। आपको ये याद है कि हम काजी फायज़ ईसा का भी जो है ना वो नोटिफिकेशन करने के लिए तैयार नहीं थे, या बहुत सारे हलकों में ये सोच पाई जाती थी कि काजी फायज़ आ जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या जो है ना वो मामला तो उनके धर्म भरम हो जाएंगे। तो काजी ये आपके जहन में है ना, तो फिर काजी फायज़ आ भी गए, कोई मामला नहीं चले, बल्कि शायद उनको ज़्यादा सहूलत जो है ना वो ज़्यादा खुशी के साथ जो है उनका ये वक्त गुजर गया। तो ये सारा कुछ जो है ना वो मंसूर अली शाह साहब भी अगर दस्तूर के मुताबिक उन्होंने आना है वो भी आ जाएंगे, तो कोई क़यामत नहीं आनी। जैसे काजी फायज़ साहब से कोई क़यामत नहीं आई, मंसूर अली शाह साहब से भी कोई क़यामत नहीं आई। दस्तूर की पाबंदी करें, जो भी होना है, अगर कोई क़यामत आनी है तो आने दें, दस्तूर की पाबंदी करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम अपनी मर्जी से जो है ना इसके नाक टेढ़े ना करें, मुँह टेढ़ा ना करें दस्तूर का, अपनी मर्जी की जो है ना वो उसमें अमेंडमेंट्स लेके आके और इंसानों के मुताबिक उसको फिट करने की कोशिश करें। ये नहीं अच्छी हरकत। अगर हमने आज असूल अपना लिया तो फिर मामला आगे असूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे। सबको पता होगा कि इस मुल्क में असूल चलता है। सिद्धू साहब, आपको लग रहा है कि नाम आपको दे देना चाहिए इससे पहले कि आपके ऊपर और बातें हों, या कम से कम और चहमगोइयाँ हों, और बिला वजह में हमें ये पता चले कि पता नहीं हम इनकी एक्सटेंशन में भी, जजेस की एक्सटेंशन में भी अब हम कोई और रास्ता इख्तियार कर लें? कम से कम एक ऐसा अदारा तो रहने दें जहाँ पे एक्सटेंशन जैसे होती रहें, हम उसमें मुदाखलत ना करें। सना, बदकिस्मती से आज कोई वो आपका आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरर। बात को समझ नहीं सक रहा कि क्या आप क्वेश्चन की है। बार मुझे सॉरी सर, मेरा ख्याल आपने कोई, मैं सर यही कह रही हूँ कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस की नोटिफिकेशन आपको जारी कर देनी चाहिए ना, उनका नाम जारी कर दें ताकि ये जो चेमगोइयां हैं, बिला वजह की रूमर्स हैं, ये खत्म हो जाएंगे। देखें, काजी फायज़ ईसा या मंसूर अली खान साहब के जो अपना है उनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पे तो किसी को कोई शक नहीं है। कोई भी जस्टिस है, आई विल बी द लास्ट पर्सन जो अपने किसी ऑनरेबल जज के बारे में कोई ऐसी बात करूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना यहाँ पे तो रोज़ नारे लगाए जाते हैं अपने जलसों में जजों के खिलाफ, लेकिन हम नहीं ऐसा करते क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारे सीनियर बैठे हैं आपके साथ, तो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं खैर इसका इतना पता इस प्रोसीजर का कि कब करना चाहिए या कब किया जा सकता है या कितनी देर पहले किया जा सकता है, लेकिन आज के दिन तक भी मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कुछ ये फैलाया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। और जो असूल है सीनियरिटी का, परसों हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी फरमाया, सेनेट में भी कहा कि जो सीनियरिटी का असूल है वो हाई कोर्ट में तो खैर लागू नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर मतलब डेफिनेट उस पर अमल किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, इसको मसला नहीं। इससे और ज़्यादा बड़े मसले हैं, जिस तरह आप अभी फरमा रही थी APS का, अपना APS वाले के खासाने के बाद जो बना था अपना नेशनल एक्शन प्लान, उसका क्या बना, उस पर क्या क्यों नहीं काम हो सका। और जिस तरह आप अभी फरमा रही थी कि बहुत सारे दहशतगर्द, देखना तो ये भी पड़ेगा ना, जो कल एमल वली खान ने सेनेट में कहा कि मैं मेरी बदकिस्मती कि आज मैं उधर बैठा हूँ जिन्होंने तालिबान को छोड़ दिया था, जेलों से रहा कर दिया था, और आज आप करें कि गुड तालिबान बैड तालिबान, ये क्या, ये कौन सी टर्म है? एक ही बात होती है, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। और अच्छी लगी एमल वली खान के मुँह से ये बात
तो अब देखना तो ये पड़ना ना, हम अपने छोटी छोटी बातों की खातर। और जो अभी फरमा रहे थे अपना कामरान मुर्जा साहब, परहैप्स दिस इज द लास्ट चांस, अदरवाइज फिर बहुत सारे मसाइल जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और लेकिन ये हमें किसी और हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम तो अक्सर ये होता है कि एक हादसे की बात होती है तो हम कहते हैं कि आने से आगे से ना हो जी, लेकिन फिर हो जाता है। हमें अब और किसी हादसे का इंतजार ना करें या किसी साने का इंतजार ना करें, इस पे सारे मिलके बैठ के, कॉमन इशू है, बहुत बड़ा दर्दनाक इशू है, पूरे वर्ल्ड में हमारी जो है मौकरी बनी है, तो इस पे कोई ना कोई हम सोल्यूशन निकाले जो इस तरह से कामरान साहब ने फरमाया। वरना वो कहते हैं ना कि फिर तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तो सेनेटर साहब, आप आखिर में ये बता दीजिएगा कि ये फिर मैं आपसे ये मंसूब कर सकती हूँ कि मंसूर अली शाह साहब ही नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? अब बार बार मुझे नहीं सना साहिबा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट ऑफ यू, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को क्यों इतना ज्यादा किया जा रहा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो भी सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा, ऐसी बात को बिल्कुल अब तक नहीं है। अच्छा सर, ये बता दें, ऐसी कोई बात अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान में आप कौमी इशूज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंक्लूड करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी आपने बात की कि टेररिस्ट को रीसेटल किया, जैसे अहमद वली खान साहब की बात को आपने उसको अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि फिर जो फैज हमीद साहब हैं वो फिर आए ना पार्लियामेंट में, जवाबदेही उनकी होनी चाहिए कि ये क्या स्टेट पॉलिसी थी, क्यों उन्होंने इनको रीसेटल किया, या खान साहब की अपनी ये चाह थी? ये बहुत बड़ा इशू है, टॉप सिटी से ज्यादा इशू तो ये है। जी संधू साहब, आप भी सुन पा रहे हैं? सेनेटर साहब, आई थिंक सेनेटर साहब पूरी आवाज नहीं आ रही। जी, मुझे दोबारा प्लीज जरा जी, मैंने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंक्लूड कीजिए। और दूसरा मैं कह रही थी, जैसे आपने अहमद वली खान साहब के हवाले से बात की कि टेररिस्ट को इन्होंने वहां पर रीसेटल किया, तो जिन्होंने किया वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं और इमरान खान साहब का दौर था, तो इनमें से किसी से पूछताछ की जाएगी? क्या टॉप सिटी से ज्यादा बड़ा मसला ये नहीं है? इसको क्या इसके लिए पूछताछ नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट में मदऊ नहीं करना चाहिए उनको? I'm sorry, I cannot understand. I can't understand what is the problem. पता नहीं प्रोड्यूसर साहब, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है? आप जरा बिल्कुल नहीं। सेनेटर साहब, अब आ रही है? बहुत टू मच डिस्टर्ब। अब आ रही है सर? जी, आवाज तो आपकी आती है मुझे, लेकिन वो बस मैंने बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्या आप लोग मदऊ करेंगे पार्लियामेंट में कि तालिबान की रीसेटलिंग में उनका क्या किरदार रहा और क्यों हुआ? क्या इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल हैं या रियासती पॉलिसी थी? अब हाँ, अब मुझे समझ आ गई। देखिए, ये तो एक होना चाहिए, इन कैमरा सेशन होना चाहिए। और वो तो खैर अभी अपना जो भी जिन साहब का आपने नाम लिया उनका तो जुडिशियल अपना कोर्ट मार्शल वट एवर सो हो रहा है, फील्ड कोर्ट मार्शल, क्योंकि जो 5 साल किसी होता है अपना, जो किसी सेंसिटिव अदारे में होता है उसको 5 साल तक परमिशन नहीं होती कि वो किसी ऐसी सरगर्मी में हिस्सा ले, और जो आम होता है जनरल उसको 2 साल तक ये होता है। तो उन्होंने तो खैर पहले भी, लेकिन अब पता नहीं जो कुछ हम सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता चार्ज क्या फ्रेम होगा या एलिगेशंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन उनके बहुत सारे जो हम मुख्तलिफ जराए से सुन रहे हैं कि बहुत सारे नेक्सेस जो है वो 9 मई से भी मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो फौज के अंदर जो मसला बना था और सारा ये वो सारा, जब 200 से ज़्यादा फौजी तनसीबात पे हमला किया गया, तो ये मेरे से शायद ये बड़ा सवाल है। मैं बीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं इस बात का उस लेवल पे नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये नेक्सेस मिलते हैं और अगर मुल्की सालमियत के खिलाफ कोई ऐसी बात है तो मुझे नहीं पता उनको किस तरह से बुलाया जा सकता है नहीं, लेकिन इन कैमरा सेशन हो और उसमें एक एक चीज़ जो है वो सामने लानी चाहिए और फिर इसका फर्दर जो है इसका मैकेनिज्म। जहाँ तक खान साहब का तल्लुक है, खान साहब तो हमसे तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहते ना, वो कहते ना MTM के साथ, ना मुस्लिम लीग नून के साथ और ना पीपल्स पार्टी के साथ। वो कहते जी हमने बंदूक की जो गोली है हमने जरदारी साहब की तरफ की हुई है और नवाज शरीफ साहब की तरफ की है। अभी एक बंदूक और नई बंदूक का जिक्र कल से चल रहा है जो मौलाना साहब जरदारी साहब ने दी है मौलाना साहब को। तो बाकी ये देखते हैं, लेकिन होना यही चाहिए कि जो जहाँ पे कॉमन इश्यूज आ जाते हैं, मैं बार बार उसी पे आ रहा हूँ, वहाँ पे डायलेक्ट करना चाहिए। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बिलीव कीजिए। जो इंडिया इसको छाप रहा है, आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, यू आर माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन, वो देख रहे वो क्या कर रहे हैं और हमारे इधर क्या इस तरह से, तो इसको बिल्कुल लाना पड़ेगा। और जो इन कैमरा सेशन है, हो सकता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कामरान मुर्तज़ा साहब से भी कि वो भी इस बात की हिमायत करें ताकि लोगों को पता तो हो सबको कि असल सूरत हाल है क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया संधू साहब, मैं आपको बहुत अपोलोजाइज करती हूँ अगर हमारे टेक्निकल मसले की वजह से, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब आप इसको एंडोर्स करेंगे, क्या इन कैमरा सेशन होना चाहिए? क्या हमें मालूम है कि हमारे जो इदारे हैं उस वक्त क्या कर रहे थे, या इदारे में जो बड़ी शख्सियात थी वो क्या कर रही थी, रीसेटलिंग में उनका क्या किरदार था, अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आपको हुकूमत संजीदा नजर आ रही है नहीं आ रही, ये सारे सवालात हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत जैसे कुछ चला नहीं पा रही, ना स्ट्रगलिंग विद इट्स इकोनॉमी, स्ट्रगलिंग विद टेररिज्म, और फिर भी यक कालिब और दो जान। पार्लियामान में यकीनन ये मामला आना चाहिए, भले इन कैमरा हो या खुली पार्लियामान में हो, मगर वहाँ पे फिर सच बोला जाए। अगर ये सच बोलने के साथ इस जज्बे के साथ आए, भले उसमें हम खुद एक्यूज बनते हैं, भले उसमें कोई हमारी गलतियाँ शामिल होती हैं, फिर तो यकीनन उस सेशन का फ़ायदा होगा। और अगर सिर्फ बैठना है और उसमें बातें करनी है, फिर बर्खास्त कर देना है उसको और बात ख़त्म हो जानी है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए आगे बढ़िए, तय कर लीजिए कि हमने दस्तूर पे अमल करते हुए इस मुल्क में आगे बढ़ना है। हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमने कोई सियासत नहीं करनी किसी हवाले से, हमने कोई मईशत पे कब्ज़ा नहीं करना, हमने वसाइल पे कब्ज़ा नहीं करना, तो फिर जो है ना मामलात आगे की तरफ चल पड़ेंगे। यकीनन जो है ना वो हम इस मुल्क को संवार सकेंगे। ये हमारा मुल्क है, हमने इधर रहना है, हमारे बच्चों ने इधर रहना है, हमारी नस्लों ने इधर रहना है, और हम सब ने मिलजुल के रहना है। इस जज्बे के साथ आइए और सच लेके आगे चलिए। सर, लेकिन अगर एक पार्टी को बार बार फितना कहा जाए, इंतशारी टोला कहा जाए, फिर वो पार्टी आपकी एग्जिस्ट करती है, पार्लियामेंट है, सेनेट में बैठी है, चले उनके लीडर से, उनके बानी साहब को एतराज हो सकता है, उनके तरीक़ाकार पे एतराज हो सकता है, लेकिन एक पार्टी को इस बुनियाद पर कि आपसे बात ही नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ उधर से तो ना नहीं है, इधर से भी ना है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर ले तो वो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन वो नहीं करते। देखिए, चोजन है वो हमें पसंद है या नहीं है, मगर वो चोजन है और चोजन बाय दी पीपल ऑफ पाकिस्तान है। उसके पास एक वोट बैंक मौजूद है, और मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं एक मुखालिफ पार्टी हूँ। मुखालिफ ना समझिए आजकल, चलिए समझ लीजिए कि कुछ नजदीक आए। हमारी मुखालफत की अपनी एक बहुत बड़ी तारीफ है। ज्यादा नजदीक नहीं आइएगा, मगर ज्यादा नजदीक नहीं आइएगा के बावजूद, या कालिब दो जान मत होइएगा सर। नहीं, वो ज्यादा नजदीक जी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इशू बेस्ड है ये। ठीक है सर, आपके यह कायम दो जान। आज हमारे साथ हसन रजा पाशा भी आ गए हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वजारत कानून आजकल बहुत मेहनत कर रही है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, क्या क्या तजावीज़ हैं, क्या क्या लेजिस्लेशन हो रही हैं। कभी जजेस की तादाद बढ़ा दी जा रही है, कभी कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस रोटेशन में आने चाहिए, कभी कह रहे हैं जी सीनियर प्यूनी जज ही बनेंगे, लेकिन नाम लेने से घबरा रहे हैं। क्या हो क्या रहा है सर? देखिए, अंदर की बात तो कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे सीनियर हैं और ऐवान इक़्तिदार में भी रहे हैं, और इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों में हम इनको देखते रहते हैं, ये ज्यादा बेहतर समझते हैं। और जहां तक इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, वो भी इनसे और हमारे दोस्तों से ढकी छुपी नहीं है कि वो किस तरह के काम कराती है। क्या हुआ, आज एस्टेब्लिशमेंट इनसे थोड़ी सी दूर है, नजदीक करने की कोशिश कर रही है। लगता है कि शायद नजदीकियां हो जाएं। और ये वाकई मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, कामरान मुर्तज़ा साहब से। ये जो लॉ मिनिस्ट्री का तल्लक है, वो भी इनको आगाही है कि वहाँ पे लॉ बनाने वाले कितने हैं और ड्राफ्टमैन कितने हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो कितनी है। बहरहाल स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और ये सिर्फ इस वजह से हो रही है कि अभी कुछ बहुत सारे मामलात की इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, इसके भी कई वजूहात हैं जिन पे अब टाइम बहुत कम है, उस पर बात नहीं हो पाएगी। लेकिन
अब जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जमीयत उलमा इस्लाम के एक मौजूद रुकन ने पेश किया, लेकिन वो बरमला इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब का पाबंद हूँ। बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन की डिमांड यही है जो वो कह रहे हैं कि उनको पाबंद होना चाहिए। तो इससे बाकी जो जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्त और लीडरान हैं वो पीछे नहीं हट सकते, उसको इनकार नहीं कर सकते। बड़े एनर्जेटिक उनके मेंबर हैं जिन्होंने ये पेश किया और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अभी एक और प्रोग्राम में उनको सुन रहा था, एक और टीवी चैनल पे अभी आए हुए थे, तो वो कह रहे थे जी कि मैं खुद पीटीआई के पास भी जाऊंगा अपने बिल को मंजूर कराने के लिए। ही इज डिटरमिन्ड। अब तादाद में इजाफा होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अगर 17 से 23 हो जाते हैं, जो बैकलॉग है उसको भी निकालना है, ये भी बहुत जरूरी है। और वकील हमारी हमेशा डिमांड रही है और अब अपनी लीडरशिप कामरान मुर्तजा साहब से भी ये मुतालबा करते रहे कि जजेस की तादाद में इजाफा कराएं। आज इन्हीं के एक मेंबर कर रहे हैं तो बड़ी खुशी है। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट भी इनको जाता है, इससे पहले ही नहीं की जा सकती। दूसरी बात जो है सर, वो दानियाल चौधरी साहब है 17 से 23 वाले, तो दानियाल चौधरी तो नूर आलम खान साहब की बात करें, नूर आलम खान साहब, हाँ नूर आलम खान साहब की भी यही है। ठीक ठीक ठीक, उनका भी जो बिल की 4 बिल है उनमें भी ये बात आ रही थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में भी होने चाहिए जजेस की तादाद में इजाफा। जो अब तादाद है वो 3.5-4 करोड़ की तादाद के मुताबिक वो जजेस थे, अब वो तादाद 10 करोड़ हो गई है। तो आप देखिए कितने जजेस की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से आला अदलिया में अब लोगों का ये मसला है कि नीचे से जब केस वहां तक जाता है तो फाइनल डिटर्मिनेशन आला तरीन अदलिया में होती है, और वहां अगर आपके केसेस जो हैं उनकी सुनवाई ना हो सके और 10-10 साल वो पेंडिंग रहती हैं अपीलें उन मुल्जमान की जो लाइफ की सजा जिनको होती है, और वो कई ऐसे केसेस हैं कि जो फिक्स होते हैं तो वो उसमें बरी हो जाते हैं, तो वो 10 साल कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अदलिया के इदारे में बेहतरी लाई जानी चाहिए और लाई जा सकती है। अगर जजेस की तादाद बढ़ाने से है तब या आपने आईनी कोर्ट को इलादा करना है और बाकी केसेस की समाअत के लिए इलादा करना है, ये भी आप कर लें, लेकिन कुछ जरूर करें। पब्लिक अब ये इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जब क्लाइंट्स को हम देखते हैं और उनकी सवालिया नजरें हमारी तरफ होती हैं तो हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उनका केस क्यों नहीं लग रहा। और अफसोस ये होता है कि जब वो केस की समाअत होती है तो वो 1 मिनट में वो फारग हो जाता है और वो वकील भी अपनी ली गई फीस की जस्टिफिकेशन अपने क्लाइंट को नहीं कर सकता और दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते हैं। ये एक अजीब अलमिया है और इससे हमें निकलने के लिए क्वालिटी ऑफ जजमेंट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन के लिए जरूरी है कि जजेस की तादाद बढ़ाएं। जो भी बिल लेके आता है, नूर आलम भाई लेके आते हैं, हमारे मोहतरम कामरान मुर्तजा साहब लेके आते हैं या दानियाल चौधरी साहब लेके आते हैं, हमें इससे कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ इससे गर्ज है कि अवाम चाहती है कि उनके जो जेन्युइन केसेस हैं वो उनकी, लेकिन ये इंश्योर कौन करेगा पाशा साहब, ये इंश्योर कौन करेगा कि मेरिट पे ही वो लाए गए हैं, ना कि ग्रुपिंग की वजह से लाए गए हैं और मनपसंद फैसलों के लिए लाए गए हैं, गुड टू सी यू टाइप सिचुएशंस के लिए लाए गए हैं? ये कौन इंश्योर करेगा? क्योंकि हमारी सियासत जो की तारीख तो ऐसे बहुत सारी चीजों से है कि माशाल्लाह हर चीज में पॉलिटिकल मोटिवेशन है, चाहे वो अदलिया के हवाले से लेजिस्लेशन क्यों ना हो। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं खुद उसका डसा हुआ हूँ। मैं आपको क्या बताऊं कि जजेस की जो एलिवेशन होती है वो इस तरह होती है, और मेरे बड़े भाई कामरान मुर्तजा साहब भी इसको जरूर एंडोर्स करेंगे। कैसे होती है? जजेस सन हो, जजेस सन इन लॉ हो, या किसी बहुत बड़े चैम्बर का से वो बिलोंग करता हो, वो तो हो भी जाते हैं। आपने आज का प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।